हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है। शुरू करेंगे 18 अगस्त के सेकंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को। बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर लिखा गया है। विश्वकर्मा आप जानते होंगे, हाथ कारीगर जो होते हैं उनके देवता हैं, और इस स्कीम का नाम विश्वकर्मा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हाथ से काम करने वाले कारीगरों के लिए सरकार कुछ लोन्स की फैसिलिटी लेकर के आई है, ताकि वो अपना कुछ बना करके बेच सकें, अपने आप को समृद्ध कर सकें। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। ऐसे आर्टिकल्स आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, देश दुनिया के बारे में पता लगता है। इंग्लिश तो आप सीखेंगे ही। नो क्वेश्चन है इस क्विज में। सब कुछ जो आपको सिखाया जाए आपको इस क्विज पे अप्लाई करना है। एट द एंड ऑफ द क्लास 9 में से 9 मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। YED की वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। yourenglishtutor.in कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, जाके यहाँ पे एक्सप्लोर करें वेबसाइट को। डेली आपको क्विज मिलता है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिक्स प्रेपोजिशन, इडियम्स, फ्रेजेस और फ्री क्रैश कोर्स, सबका फ़ायदा आप ले सकते हैं। ऑलराइट, कह रहे हैं नोबल इंटेंशंस। इंटेंशन का मतलब होता है इरादे, और नोबल का मतलब होता है अच्छा या कुलीन, जिसमें कुछ अच्छाई हो, जो दिल से अच्छा हो, खानदानी हो। कह रहे जी आपके इरादे जो हैं, इंटेंशन जो है बड़ी अच्छी है, बड़ी कुलीन है, खानदानी है। बात कर रहा है पीएम मोदी की नई स्कीम के बारे में। और बात किस पे हो रही है? ऑन द पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर ट्रेडिशनल वर्कर्स। बात हो रही है पीएम की विश्वकर्मा स्कीम की, जिसका नाम ही है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो ट्रेडिशनल वर्कर्स के काम आएगी। परंपरागत रूप से हाथ से काम करने वाले कारीगरों के काम आएगी। लुहार के, सुनार के, मोची के, नाई के, जो लोग अपने हाथ से कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस नोबल वर्ड को देख लेना। इतनी कन्फ्यूजन है इस वर्ड में, देख लेना। मैं आपको समझाऊंगा ना, उसके बाद भी आप कन्फ्यूज रह सकते हैं। ध्यान से समझना, ये 3 वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है। पहला वर्ड है नोबल, दूसरा वर्ड है नोबल, तीसरा वर्ड है नोबेल। ये नोबेल तो वही है, नोबेल प्राइज़ जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल, ठीक है। तो ये एक प्राइज़ है जो कि अल्फ्रेड नोबेल के, अल्फ्रेड, ठीक है, नाम से चलाया जा रहा है। 1904 से चल रहा है। कब से चल रहा है देख लेना। डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था इस साइंटिस्ट ने। तो ये तो नोबेल प्राइज़ है, इसके आगे हमेशा आप द लगा हुआ देखेंगे। द नोबेल फॉर पीस, द नोबेल फॉर फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री। दूसरा जो नोबल है, ये वही है नोवेल कोरोना वायरस। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है जी, कुछ नया हो। नोवल कोरोना वायरस मतलब नया वाला कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कई सारे आए हैं। सार्स मर्स आया था 2002 में मिडिल ईस्ट में। उससे पहले भी 1920 में कोरोना वायरस जो है एक पैंडमिक की तरह आया था। ये जो नया वाला आया ना, ये COV2 बोलते हैं, ये नोवेल कोरोना वायरस है, यानी कि नया है। तो नोवेल का मतलब क्या होता है? नूतन, न्यू एंड इनोवेटिव। नोवेल कोई आइडिया भी हो सकता है, नोवेल कोई, समझ गए ना, कुछ भी हो सकता है। इसी वर्ड का एक और मीनिंग भी है नोवेल का, अ फैट बुक, मोटी सी किताब। नोवेल पढ़ते हो ना आप, चेतन भगत की, अरविंद अडिगा की, शोभा डे की, जो ये नॉवेल्स हैं ये भी किताबें ही हैं। और फैट बुक, मोटी सी किताब को फिक्शन या नॉन फिक्शन बेस्ड हो उसको आप नॉवल बोलते हैं, ठीक है। चलो, लास्ट में बचा नोवेल। इसका मतलब होता है कुलीन और ख़ानदानी, और ख़ानदानी। अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो इसको बोलेंगे आप ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, ठीक है। आपकी इंटेंशंस नोबल है तो आपके इरादे बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक पर्सन नोबल हैं तो आप बड़े खानदानी आदमी हैं, अच्छे घर से आते हैं, कैरेक्टर के बड़े साफ सुथरे हैं। तो ये 3 वर्ड्स हैं भाई, अलग अलग हैं, इनको आपस में कंफ्यूज करना नहीं है। आज के क्विज में आपको इन पे क्वेश्चंस मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सुंदर सा, साफ सा। बढ़े आगे। यही रिसर्च आपको खुद से करनी होती है, टाइम निकाल के। इस क्लास में आपको पकी पकाई मिलती है, आप सीधे कंज्यूम कर सकें। आगे बढ़ के इस वर्ड आर्टिकल को देखेंगे, टाइटल पैराग्राफ को देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी आर्टिसंस नीड अ रेडी मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट अफोर्डेबल क्रेडिट। कह रहा है जो आर्टिसंस हैं, कौन होते हैं आर्टिसंस? जो आर्ट को अपने हाथ से करें। क्राफ्ट्स पीपल, क्राफ्ट्समैन, हैंडी क्राफ्ट्समैन, जुलाहे, चारपाई बनाने वाले, मोची, नाई, है ना, ये सब आर्टिसंस हैं। कह रहे हैं इन सभी को ज़रूरत है एक रेडी मार्केट की, एक तैयार बाजार की, अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए। नॉट जस्ट सस्ते क्रेडिट की, अफोर्डेबल लोन्स की। तो लोन देने से कुछ नहीं होगा इनको। अगर आपने लोन दे भी दिया सस्ता तो ये
उस लोन से अगर इनका सामान नहीं बिकेगा ना तो लोन किसी काम करना है, वो लोन इनके सर पे और चढ़ जाएगा, किस्तें और इनको चुकानी पड़ेगी। तो स्कीम तो ऐसी लेकर के आओ जहाँ पे इनको लोन भी मिले और इनके लिए बाजार भी खड़े हों, जहाँ पे इनके बने हुए दिए, इनके बनी हुई माचिस जो है लोग लेने के लिए तैयार हों। आर्टिसंस आपका सब्जेक्ट है, नीड इसकी वर्ब है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आर्टिकल की एक समरी आपको दें। सारी वोकैब देख लो पहले, तो वोकैबलरी देख लोगे तो उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए वोकैब शीट आज की। एनालाइजिंग और सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है नोबल इंटेंशंस। 5 वर्ड्स हैं ऑफकोर्स, हर रोज़ की तरह, 3-4 नए 1-2 पुराने। पहला वर्ड है डिसेमिनेशन। बहुत दिनों बाद आया, आई थिंक 6 महीने से वर्ड नहीं आया आर्टिकल में किसी में। डिसेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्प्रेड या फैलाव। जनरली डिसेमिनेशन वर्ड यूज़ होगा इंफॉर्मेशन के साथ, न्यूज़ के साथ, स्टोरीज़ के साथ, समझ गए ना। स्प्रेड करना, सर्कुलेट करना किसी इंफॉर्मेशन को, स्टोरी को, इसको प्रोपगेशन या एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ या प्रोपगेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। गलत न्यूज़ का जो डिसेमिनेशन है, फैलाव है, सर्कुलेशन है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है भारत में, इंडिया में। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, डिसेमिनेट नाम की वर्ब से डिसेमिनेशन नाम का नाउन बनाया गया है। डिसेमिनेट मतलब फैलाना, डिसेमिनेशन मतलब फैलाव, है ना। नाउन और वर्ब फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है रोप इन, बहुत दिनों बाद आई है। इस फ्रेजल वर्ब को याद करने का बड़ा प्यारा सा तरीका आपको बताया। रोप मतलब रस्सी, इन मतलब अंदर। आपको अपने दोस्त से कुछ काम करवाना है ना, आप कुछ सामान है भारी जो आपका दोस्त उठाने से मना बोल रहा है। अब आपको उससे कैसे भी करके काम करवाना है, तो आप क्या करेंगे, दोस्ती का वास्ता देंगे, उसको थोड़ा सा, समझ गए ना, प्रेशराइज करेंगे कि यार उठवा मेरा सामान, क्यों नहीं उठवा रहा मुझसे। अल्टीमेटली जब आपका दोस्त मान जाएगा ना सामान उठाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं मैंने इसको रोप इन कर लिया है। ये आना तो नहीं चाहता था काम करने के लिए, लेकिन रस्सी बांध के मैं इसको ले आया। टू मेक समवन गेट इन्वॉल्व विद समथिंग विद फोर्स, उसको मनाना, बहलाना, फुसलाना, परसुएड करके किसी काम को करवाना। चलिए याद रहेगी, फ्रेजल वर्ब बनी ऐसे ही है, अंग्रेजों ने जैसे फ्रेजल वर्ब बनाई है उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। राजू आवर नेबर रोब्ड इन एवरीवन टू हेल्प हिम मूव टू हिज न्यू हाउस। राजू जो हमारा पड़ोसी है बदमाश, वो रोप इन कर लाया, जबरन सभी को बुला लाया, हर एक आदमी को, एवरीवन को, ताकि वो उसको मदद कर सके मूव करने में, शिफ्ट करने में, उसके एक नए घर में। सामान वामान उठवाने के लिए सबको राजू जो है पकड़ के ले आया, रोप इन करके ले आया। इसको इन्वॉल्व करना, कन्विंस करना है, ट्रैप करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट अपने पास एक वर्ड है केटर। देखिए केटर का मतलब होता है सर्विस देना, सर्व करना, सप्लाई करना किसी को कोई चीज़, और इसके आगे आप हमेशा टू लगाते हैं जिसको आप सप्लाई दे रहे हैं। मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरर्स कार्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ द मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चर करता है ऐसी कारों को जो केटर करें, जो सर्व करें नीड्स को, यानी ज़रूरतों को, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की, भारत की। सस्ती कारें बनाता है मारुति, अच्छी माइलेज वाली, कम सेफ्टी वाली। तो मिडिल लोअर मिडिल क्लास को ऐसी कारें चाहिए जो पेट्रोल कम लगे और सस्ती मिल जाए उनको, है ना। तो मारुति सुजुकी इस काम में केटर करता है इनको। तो याद रखेंगे इस फ्रेजल वर्ब को आप, एक्चुअल में वर्ड है लेकिन टू प्रेपोजिशन इसके साथ में फिक्स्ड है ना। इसको ग्रेटिफाई या पैम्पर करना भी बोलते हैं किसी की नीड्स को। यू विल सी द वर्ड आर्टिकल इन द आर्टिकल टुडे। अगला अपने पास वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इनसेपरेबल, जो अंतर्निहित हो, जो अंदर ही बसा हुआ हो, जिसको आप अलग ना कर पाएँ। जैसे पढ़ाई के साथ में मेहनत जो है इंटीग्रल पार्ट है पढ़ाई का। रिस्क जो है स्टॉक मार्केट्स का इंटीग्रल पार्ट है। अच्छी डाइट जो है एक अच्छे स्वास्थ्य का इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है मैं बहुत हेल्दी हूँ और क्या खाता हूँ, मैं खाता मैं जंक फूड हूँ,
मैकडोनल्ड्स में, पिज़्ज़ा हट में, समझ रहे हो ना, जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का इंटीग्रल इनसेपरेबल पार्ट होती हैं। रिस्क इज इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स, जोखिम जो है स्टॉक मार्केट्स का, स्टॉक बाजारों का इंटीग्रल पार्ट होता है। चलिए, इसको इनहेरेंट, इननेट या अंडरलाइंग भी बोलते हैं, इमानेंट भी इसका सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, अंडरलाइंग को, ठीक है, अंडरलाइंग। लास्ट वर्ड अपने पास आज का, फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है एक नेचुरल टैलेंट या स्टाइल किसी काम को करने का। अगर आप में फ्लेयर है ना, तो आप किसी काम को बड़े ही टैलेंटेड वे में, स्टाइलिश वे में करते हैं। रतन टाटा इज़ नोन फॉर हिज फ्लेयर फॉर बिजनेस एंड क्लैरिटी ऑफ विजन। रतन टाटा जाने जाते हैं अपने फ्लेयर के लिए, बिजनेस को लेकर के और अपनी क्लैरिटी ऑफ विजन को लेकर के। स्टाइल जो है उनका, टैलेंट जो है ना बिजनेस करने का, एक कंपनी से अलग अलग कंपनियां बनाने का, फिर उनको एक कंपनी बना के मर्ज कर देने का, फिर उनको अलग अलग कर देने का। टाटा की हिस्ट्री पढ़ना आप, 50 कंपनियां इन्होंने बना दी और 50 बार बनाई हैं। तो ये उनका फ्लेयर या स्टाइल ही है रतन टाटा का। देखिए, इसके लिए एक बहुत एडवांस्ड वर्ड भी होता है फ्लेयर के लिए, पेनाश, ठीक है, फॉरेन वर्ड है पेनाश। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में फ्लेयर देखेंगे। अब आएंगे आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। विश्वकर्मा महाराज जो हैं, ये सभी कारीगरों के, खातियों के, बढ़इयों के, कारपेंटर्स के, है ना, इनके भगवान हैं। हर आप किसी कामगर को देखेंगे ना, वो विश्वकर्मा की पूजा करता है। तो इसी नाम से मोदी जी ने एक स्कीम को लॉन्च कर दिया, विश्वकर्मा स्कीम, जिसमें जो कारीगर हैं सभी के सभी, मिस्त्री, मजदूर, नाई, मोची, जो मैंने आपको बताया, इन सभी को सस्ते लोन दिए जाएंगे कि खुद का ये काम कर सकें, है ना। मोची को लोन देंगे तो वो अपनी दुकान बनाएगा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगा छोटी सी। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये बहुत ही नोबल इंटेंशंस वाली स्कीम है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इस स्कीम में सरकार के इरादे बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन एक कमी है स्कीम में। कमी ये है कि बदलते वक्त के साथ में हाथ कारीगरों को अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना चाहिए। आज वो जिस कॉस्टिंग पे अपने हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं, उससे आधी कॉस्टिंग पे वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसकी किसी बड़ी फैक्ट्री में। तो फिर उनकी चीज़ लेगा कौन? तो बजाय इन लोगों को लोन दे करके, इनसे वही चीज़ें बनवा करके, आप इनको ट्रेनिंग दो, इनको नए इक्विपमेंट दो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दो, ताकि ये अपने हाथ से काम करें, मशीनों का इस्तेमाल करें और चीज़ों को सस्ते दामों पे बनाएं, और फिर वो चीज़ों को बाजार उपलब्ध करवाओ जहाँ पे वो बिक सकें। इनकी समस्याओं का इलाज सस्ते लोन नहीं है, इनकी समस्याओं का इलाज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो इस स्कीम के अंदर मिसिंग है। तो थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपसे करवा रहा है ना, थिंकिंग के अंदर भी थिंक करवा रहा है। तो आज की जो अपने आर्टिकल की समरी है या टोन है, वो आप बोलेंगे एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है, साथ में सजेस्टिंग, सरकार को सजेस्ट कर रहा है। चलिए शुरू करें। अब डिटेल में आप पढ़ेंगे स्कीम के बारे में। कह रहा है जी, द पीएम विश्वकर्मा स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन वेंसडे टू हेल्प ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिसंस कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बूस्ट टू दीज प्रोफेशनल्स। कह रहे जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, अब ये पूरी एक स्कीम है, अलग कुछ है नहीं इसका, है ना, पीएम विश्वकर्मा इसका नाम है स्कीम का। कह रहा है जी, ये जो नए नाम वाली स्कीम है पीएम विश्वकर्मा, जो कि अप्रूव्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल। स्कीम ने किसी को अप्रूव नहीं किया, स्कीम अप्रूव्ड है। कह रहे जो अप्रूव की गई है हमारी कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद में, बुधवार को, वेंसडे को। और क्यों? ताकि वो हेल्प कर सके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल को, परंपरागत हाथ काम जो है कामगारों को। क्राफ्ट्स पीपल कौन होते हैं? आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, हैंडीक्राफ्ट्समैन, और आर्टिसन को जो है कारीगरों को। कह रहा है ये स्कीम जो है ना, ये प्रोवाइड कर सकती है एक आर्थिक बूस्ट, बढ़ावा इन सभी प्रोफेशनल्स को। इन सभी प्रोफेशनल तो आप समझते ही हैं ना। चलिए, पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है ये आपका सब्जेक्ट है, कैन प्रोवाइड इसकी वर्ब है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इस पूरी स्कीम को मैं ग्रीन कर देता हूँ। चलिए, और कुछ देखने वाला है इसमें? मेरे ख्याल से तो नहीं है। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि इकोनॉमिक बूस्ट तो आपने देख लिया, इसका मतलब है आर्थिक बढ़ावा। लेकिन अगर मैं आपसे एक वन वर्ड पूछूं छोटे से बूस्ट के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बढ़ावा, हल्का सा बढ़ावा, जो देखने में तो बढ़ावा हो लेकिन किसी काम का ना हो, उसके लिए अंग्रेजी में किस इडियम या वन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? 3 वर्ड्स हैं इसके लिए, वन वर्ड्स मैं आपको भी करवा भी दूंगा। जिन बच्चों को आते हैं, एक भी आता है कमेंट्स में डालो। छोटे से बूस्ट के लिए कौन सा वन वर्ड आपको याद है? कह रहा है जी, अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, द स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹13,000 crore प्रोवाइड्स लोन्स अप टू अ टोटल ऑफ ₹3 लाख इन 2 ट्रांचेस। कह रहा है जी, जो अनाउंस की गई है पीएम मोदी के द्वारा अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में, स्वतंत्रता दिवस की अपनी भाषण में। कह रहा है ये जो स्कीम है ना,
ये पूरा जो फ्रेज देख रहे हो आप, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अनाउंस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, V3 लगी हुई है, और ये आया है स्कीम के लिए। स्कीम आपका सब्जेक्ट है। कह रहा है इस तरह से जो अनाउंस की गई है पीएम के द्वारा, ये स्कीम जो है जिसका आउटले है, जिसका खर्चा है 13,000 करोड़ रुपए, लगभग $1.5 बिलियन। कह रहा है ये प्रोवाइड करती है लोन्स को रुपए 3 लाख तक के, अप टू ₹3 लाख। और कैसे? 2 ट्रांचेज में, 2 EMIs में, 2 किस्तों में, 2 हफ्तों में। और कब? एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 5%। एक डिस्काउंटेड रेट पे, कंसेशनल रेट पे, जो है सिर्फ 5% की। तो बड़े सस्ते से लोन देती है हाथ कामगारों को ये स्कीम। 13,000 करोड़ का इसमें खर्चा है। 3 लाख तक का लोन कोई भी मोची, कोई भी नाई, कोई भी जुलाहा जाकर के सरकार से ले सकता है। समझ आ गया सेंटेंस? सब्जेक्ट है आपका स्कीम। सब्जेक्ट के लिए अनाउंस्ड आया पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्कीम के बारे में बता रही है, स्कीम जो कि अनाउंस्ड है। स्कीम की खुद की जो मेन वर्ब है वो है प्रोवाइड्स। अप टू का मतलब है यहाँ तक। 3 लाख रुपए का ही नहीं लेना है, 2.5 का भी ले सकते हो, 1.5 का भी ले सकते हो। अप टू 3 है मैक्सिमम लिमिट। ट्रांच वर्ड आप पहली बार देख रहे होंगे शायद, इसका मतलब होता है EMI या इंस्टॉलमेंट्स, है ना। जब भी कोई चीज़ किसी रेट पे मिले तो आप ऐड लगा के बताते हैं, ऐड अ रेट ऑफ 5%, ऐड अ रेट ऑफ 15%। ऑन नहीं लगता, रेट से पहले फिक्स प्रपोजिशन है ऐड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आउटले का मतलब होता है खर्चा, ऑलरेडी आप जानते हैं। अब जो आपसे पूछा था मैंने यहाँ पे, स्मॉल बूस्ट के लिए कौन सा वन वर्ड है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, कोई बात नहीं। देखो 3 है इसके लिए। पहला जो वन वर्ड है, अ स्मॉल बूस्ट, ठीक है, स्मॉल बूस्ट। पहला जो वन वर्ड है इसके लिए वो है रिप्रीव। दूसरा इसके लिए एक इडियम है, अ शॉट इन द आर्म। और तीसरा भी, चाहे इडियम कह लो चाहे फ्रेज कर लो, वो तीसरा फ्रेज है इसके लिए कोल्ड कंफर्ट। है ना मज़ेदार? याद रहेगा? चलो, दिमाग आपका चलता रहे बीच बीच में, इसलिए ये चीज़ें पूछता हूँ। जब आपका दिमाग फुल स्पीड पे काम करता है ना, अपनी कैपेसिटी पे, तो हर चीज़ आपको समझ में आती है। चलो आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? इट कवर्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम 18 ट्रेड्स सच एज कॉबलर्स, टॉय मेकर्स, लॉन्ड्रीमैन, बावर्स, मेसन्स एंड कॉय वीवर्स। कह रहा है ये कवर करती है स्कीम इंडिविजुअल्स को, लोगों को 18 ट्रेड से, 18 व्यापारों से, 18 कामगारों जो है, समझ गए ना, इस तरह के कामों से। जैसे कि कॉबलर्स होते हैं शू मेकर या शू रिपेयरर, जो जूता बनाए या जूते को सिले। टॉय मेकर मतलब खिलौना बनाने वाले। लॉन्ड्री मैन मतलब कपड़े धोने वाले, धोबी। बावर्स मतलब बाल काटने वाले, नाई। मेसन का मतलब होता है 2 तरह के होते हैं, ब्रिक मेसन और स्टोन मेसन। ब्रिक मेसन होते हैं जो मिस्त्री होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको अपने, भूल गया मैं, उसके लिए एक अच्छा सा नाम होता है मिस्त्री के लिए, जो आपके घर में, समझ गए ना, सीमेंट लगाता है और ये सब काम करता है, महाराज मिस्त्री जो होता है। और स्टोन वर्कर्स वो होते हैं जो पत्थर तोड़ते हैं, ये भी मेसन्स होते हैं, है ना। और लास्ट में कोय वीवर्स। कोय होती है जिससे रस्सियाँ बनती हैं, समझ गए, वो ऊन वगैरह होती है ना, जो रस्सियाँ बनाने की, चारपाई बनाने की। वीवर का मतलब होता है जुलाहा, जो उसको हाथ से बुने, बुनकर बोलते हैं इनको, वनकर या बुनकर बोलते हैं। तो ये टेक्सटाइल वाले लोग होते हैं जो कपड़ा या रस्सी या चारपाई वगैरह बुने। तो ये 18 तरह के, इस तरह के लोगों के लिए स्कीम जो है बनाई गई है। इट की वर्ब है कवर्स, इट आया स्कीम के लिए। इसको बोलते हैं राजमिस्त्री, मैं भूल गया, ब्रिक लेयर्स का मतलब होता है राजमिस्त्री। कह रहे द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अबाउट 5 लाख फैमिलीज टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड 30 लाख फैमिलीज टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम ओवर 5 ईयर्स। कह रहे सरकार एक्सपेक्ट करती है इस चीज़ को। किस चीज़ को भाई? लगभग 5 लाख फैमिलीज के कवर होने की। टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर के अंदर पैसिव इन्फिनेटिव लगाया गया है। सरकार को आशा है कि 5 लाख लोग फ्यूचर में कवर होंगे पहले ही साल के अंदर, और लगभग 30 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से अगले 5 सालों में। तो 5 लाख लोग कवर होंगे, तो 5 लाख के घर में, परिवार में भी तो 6-6 लोग होंगे ना एवरेज, तो 30 लाख लोगों के परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। सरकार की वो है एक्सपेक्ट्स। कह रहे जी, बट द स्कीम कैन हेल्प क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिसंस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रीइंग देम फ्रॉम द डिफिकल्टीज they now face in accessing affordable credit from the formal banking system। कह रहा है लेकिन स्कीम की खामी ये है कि, लेकिन ये जो स्कीम है ये हेल्प करेगी क्राफ्ट्स पीपल को, कामगारों को और कलाकारों को, आर्टिसंस को। और कहाँ तक? ओनली टू द एक्सटेंट, सिर्फ इसी एक्सटेंट तक, सिर्फ इसी लिमिट तक, लेवल तक, जो है उनको आज़ाद करना, फ्री करना। और किससे? फ्रॉम लगा के बता रहा है, उन परेशानियों से जो अभी वो फेस करते हैं।
और किस काम में फेस करते हैं भाई? एक्सेस करने में, पहुंच रखने में, अफोर्डेबल क्रेडिट तक, सस्ते लोन तक। और ये कहाँ से? फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से, सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकिंग से, जो फॉर्मल है ना। तो यही इस स्कीम का काम है। सिर्फ ये लोन ही दिला सकती है, इसके अलावा इनकी समस्याएं और भी तो हैं। उन समस्याओं की बात ये स्कीम नहीं करती। स्कीम की वर्ब है कैन हेल्प, दे की वर्ब है फेस। बढ़े आगे। व्हेन यू फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, तो आप समझ गए ना, फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सेंटेंस बना लो। एजुकेशन कैन फ्री यू फ्रॉम पॉवर्टी, शिक्षा आपको गरीबी से मुक्ति दिला सकती है। और फ्री करने के लिए एक एडवांस वर्ड इंग्लिश में, जो कई बार मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्स में आप देखते हो, लिख देता हूँ मैं यहाँ, याद रखना। फ्री, ठीक है। फ्री यानी एक वर्ब के तौर पे बात कर रहे हैं हम, ना कि एडजेक्टिव के तौर पे। सिंपल सा इसका सिनोनिम है लिबरेट, और एडवांस सिनोनिम है इमेंसिपेट। रीडिंग करो मेरे साथ रोज, अपने आप करो चाहे मेरे साथ करो, किसी भी टीचर के साथ करो। जब रीडिंग करोगे ना, ये वर्ड्स आप खेलने लगोगे, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी, हाउएवर द सपोर्ट extended to these struggling artisanal communities could come with its own risks in the way of unintended consequences। कह रहा है हालांकि जो सपोर्ट है, जो एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, और किसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है भाई? इन स्ट्रगल करते हुए आर्टिसनल कम्युनिटीज़ की तरफ, इन जूझते हुए कामगिरों की समुदाय की तरफ। कह रहा है ये सपोर्ट जो है ना, ये कम हो सकता है, फ्यूचर में आ सकता है, कुड कम, अपने खुद के जोखमों के साथ। और किस तरीके में भाई? इस तरीके में, इन द वे में, जो तरीका है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का, ऐसे परिणामों का जिसको आपने इंटेंट नहीं किया था, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप चाहते नहीं थे, एक्सीडेंटली आ गए। समझे? तो स्कीम में आप लोन दे रहे हो, आपको लग रहा है इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं जो आपने अभी सोचे नहीं हैं। वो नुकसान अभी आगे बताएगा। सपोर्ट की वर्ब है कुड कम। अनइंटेंडेड मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड। इसके लिए बहुत अच्छा अंग्रेजी में वर्ड होता है इनएडवर्टेंट। अपने आप हो गया, बिना गैर, इसको हिंदी बोलते हैं गैर इरादतनी, है ना, बिना इरादे के हुआ हो, इनएडवर्टेंट। कह रहा है द चैलेंजेस दे फेस आर फार डीपर देन जस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि जो चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं, जो चुनौतियों को ये सामना करते हैं, वो फार डीपर हैं, बहुत गहरी हैं। और बजाय किसके? देन लगा के बता रहा है, बजाय खाली खाली अवेलेबिलिटी के, उपलब्धता के, सस्ते लोन्स की। सस्ता लोन तो आप इनकी ऊपर की समस्या देख रहे हो, उसके नीचे गहरी समस्या है कि लोन चाहिए क्यों, वहाँ तक तो स्कीम पहुँच ही नहीं पा रही। चैलेंजेस की वर्ब है आर, दे की वर्ब है फेस, दैट यहाँ पे कंजंक्शन बीच में लगी हुई है, रिलेटिव प्रोनाउन समझ के। चैलेंजेस दैट दे फेस, रिलेटिव प्रोनाउन दैट को जब आप नॉन सब्जेक्ट वाले फॉर्म में यूज़ करते हैं, दैट की कोई वर्ब तो है नहीं, तो उस केस में दैट को आप ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस दैट दे फेस, चैलेंजेस दे फेस, एक ही बात है। अब वो समस्याएं बताएगा। बाय फार द बिगेस्ट ऑफ दीज दैट ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोफेशनल्स फेस इज ईदर द लैक ऑफ पैट्रोनेज फॉर देयर गुड्स और सर्विसेज इन द वाइडर मार्केट प्लेस। इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी बाय फार सबसे ज़्यादा, जो बिगेस्ट ऑफ दीज है, सबसे बड़ी इनमें से है। दीज किस में से आया? इन चैलेंजेस में से आया। कह रहा है जी बाय फार जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बिगेस्ट है, जिसको दैट को ट्रेडिशनल क्राफ्ट और आर्ट प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। कह रहा है वो इज है इनमें से दो चीज़ें। पहली चीज़ है आइदर या तो जो लैक ऑफ पैट्रोनेज है, लैक ऑफ सपोर्ट है, उनके गुड्स और सर्विसेज के लिए, उनके प्रोडक्ट्स और सेवाओं के लिए बड़े मार्केट प्लेस में, बड़े बाज़ारों में। अच्छा, पहली चीज़ तो या तो ये है, इनके पास सपोर्ट ही नहीं है, इनका सामान कोई खरीदने आता ही नहीं है ना। डी मार्ट में कभी आपको मिट्टी के दिए नहीं मिलेंगे मतलब बहुत कम मिलेंगे। और या फिर इन द केस ऑफ अदर ट्रेड्स आर स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट। दूसरे ट्रेड के केस में, ऐसा ट्रेड जिसमें गुड्स और सर्विसेज बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं है, वहाँ पे उनका स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन है इकोनॉमिक आउटपुट का। उनका जो वैल्यूएशन है वो अंडर है, उनको ज़्यादा अच्छे से आंका नहीं जाता, और ये स्क्यूड तरीके से अंडर वैल्यूड है, अनबैलेंस तरीके से। और ये क्या? उनका इकोनॉमिक आउटपुट। जैसे राजमिस्त्री पूरा घर खड़ा करता है, लेकिन उसकी दिहाड़ी होती है 500 या 700 रुपये। अभी तक तो 300-400 रुपये हुआ करती थी, अभी कोविड के बाद बढ़ी है। तो उनका जो भी वो सेवाएं दे रहे हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत स्क्यूड है, बहुत अंडर वैल्यूड है, उनके आउटपुट को कोई ज़्यादा गिना नहीं जाता। समझ गए? सेंटेंस पूरा लंबा है, लेकिन ठीक है, आपने इसके छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ना है। बिगेस्ट ऑफ दीज की वर्ब है इज, दीज आया है
चैलेंजेस के लिए बिगेस्ट हो गया यहाँ पे, बिगेस्ट चैलेंज इसकी वर्ब होगी इज। प्रोफेशनल्स की वर्ब है फेस। पैट्रोनिज का मतलब होता है सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप। स्क्यूड का मतलब होता है एक तरफ झुका हुआ या अनबैलेंस्ड। अंडर वैल्यूएशन होता है किसी चीज़ का कम आंका जाना, किसी चीज़ का अंडर एस्टिमेशन। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जल्दी से यहाँ देख लो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। नेक्स्ट में आपको सजेशन देगा स्कीम को कैसे बनाया जाना चाहिए। देखो जी, कॉन्सेप्ट ये है कि अंग्रेजी में अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री के आगे कोई एडवर्ब यूज़ करनी हो जिससे उस कंपैरेटिव डिग्री पे आपको जोर डालना हो, तो दो ही एडवर्ब यूज़ होती हैं, या तो मच यूज़ होती है या फार यूज़ होती है। कभी कभी वे यूज़ हो जाती है, लेकिन ये इनफॉर्मली होती है। लिख देता हूँ मैं यहाँ, चलो ठीक है, यूज़ भी करके दिखाता हूँ, एक बार देख लो कॉन्सेप्ट क्या है। चलो, मच, फार या वे, तीन ही एडवर्ब्स का इस्तेमाल आप कर पाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के पहले। द यूएस इकॉनमी इज़ वेरी स्ट्रोंगर देन द इंडियन इकॉनमी। यूएस की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भारत की इकॉनमी से। सच बात है, हम 2-3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, 5 की बनेंगे, वो ऑलरेडी 25 ट्रिलियन डॉलर की है, 5 गुना 10 गुना हमसे है। अब देखो, आप यहाँ पे वेरी लगा करके स्ट्रॉन्ग वर्ड पे जोर देना चाह रहे हो। भाई इंडियन इकॉनमी से तो जर्मनी की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है, जापान की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है, चाइना की तो है ही। आप कह रहे हो कि यूएस की इकॉनमी तो वेरी स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिक्कत इसमें पता क्या है? दिक्कत ये है कि वेरी जो है ना, एडवर्ब जो है इस स्ट्रॉन्गर नाम की कंपैरेटिव डिग्री के आगे नहीं लग सकती। तो क्या इलाज करें इसका भाई? सिंपल सा इलाज है इसका। वेरी की जगह या तो यूज़ कर लो मच, या तो यूज़ कर लो मच, या यूज़ कर लो फार, या यूज़ कर लो वे। वे का ध्यान रखना, ये बोलने में ज़्यादा आता है, लिखने में कम आता है। ये बोलने वाला समझ गए ना वर्ड है। जैसे आप बोलते हो ना हे ब्रो, अब ब्रो कोई वर्ड तो ना अंग्रेजी में, ब्रदर को ब्रो बोल देते हो आप, ठीक है। तो ये वैसे वे वो वाला वर्ड है जिसको बोलने में यूज़ करेंगे, लिखने में बहुत कम देखेंगे। तो मच स्ट्रॉन्गर, फार स्ट्रॉन्गर, वे स्ट्रॉन्गर आप लिखना चाहिए, ना कि वेरी स्ट्रॉन्गर। अब ये तो था जी कंपैरेटिव डिग्री के लिए। सुपरलेटिव डिग्री के लिए कौन सी एडवर्ब्स है? द यूएस इकॉनमी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। गलत है ये। द मोस्ट, आप स्ट्रॉन्गेस्ट के आगे मोस्ट ना लगाओगे, स्ट्रॉन्गेस्ट तो खुद ही सुपरलेटिव है, मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें इसका? तो इसके लिए दो एडवर्ब्स हैं, ऊपर लिख देते हैं आपके आगे यहाँ पे। एक तो मच द, और दूसरी है बाय फार। याद रहेगी? चलो अब यूज़ करके दिखाऊं। द यूएस इकॉनमी इज, मोस्ट की जगह लिखो मच द स्ट्रॉन्गेस्ट, मच द स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर लिखो बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। द दोनों के बाद आ रहा है, बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट, मच द स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ भी द लगा दो, ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो डालना कमेंट्स में, सर अब कभी गलती नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट सीख गए, बताना मुझे। यहाँ भी वही हुआ है, बाय फार द बिगेस्ट। समझ पा रहे हो? द मोस्ट बिगेस्ट नहीं लिखा इसने, इसने लिखा है बाय फार द बिगेस्ट। ये ऐसा भी लिख सकता था, मच द बिगेस्ट। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। करेक्ट क्रूशली, द लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट मे सिंपली बी अ सिम्टम रादर देन द कॉज ऑफ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम दीज कम्युनिटीज फेस। करेक्ट क्रूशली बात ये है, क्रूशली मतलब इन ए क्रूशल मैनर, संजीदगी के साथ में। जो लैक ऑफ एक्सेस है, जो पहुंच की कमी है फॉर्मल क्रेडिट की तरफ, औपचारिक तरफ से लोन की तरफ, बैंक से मिलता है ना औपचारिक लोन, कह रहा है वो हो सकता है मे सिंपली बी, और क्या हो सकता है भाई? सिर्फ एक सिम्टम बजाय रादर देन उस कॉज के जो कारण है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम का, अंदर बसी हुई अंतर्निहित समस्या का। और वो कौन सी प्रॉब्लम? दीज कम्युनिटीज़ फेस, जिसको ये कम्युनिटीज़ फेस करती हैं, जिस समस्या से ये सारे कारीगरों के समाज जो हैं जूझ रहे हैं। तो आपको लगता है इनके पास पैसे की कमी है, ये इनकी समस्या नहीं, समस्या कुछ और है। और उस समस्या का सिम्टम ये है कि इनके पास पैसे की कमी है। तो समस्या को सुलझाओ, सिम्टम को सुलझाने से कुछ भी नहीं होगा। क्या समस्या है वो भाई? आगे बताएगा। लैक ऑफ एक्सेस जो है ये आपका सब्जेक्ट है। लैक का मतलब होता है कमी या शॉर्टेज। इसकी वर्ब है मे बी, ठीक है। मॉडल के बाद में बेस फॉर्म को लगा रखा है वर्ब की। अगर मॉडल वर्ब के बाद में कोई दूसरी वर्ब ना आए, बेस फॉर्म ना आए, तो बी फैमिली की बी जो है ना चिपका दी जाती है, ताकि मॉडल को सेटिस्फाई किया जा सके। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे बसा हुआ, अंतर्निहित, जो इनसेपरेबल पार्ट हो, इनहेरेंट हो। अब क्या है वो समस्या? कह रहा है जी, नो गवर्नमेंट स्कीम कैन हेल्प दीज कम्युनिटीज इन द लॉन्ग रन अनलेस इट हेल्प्स देम ओवरकम द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ अ लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर देयर आउटपुट। ये सेंटेंस जो है ना पूरे आर्टिकल की आत्मा है। कह रहा है कोई भी सरकारी स्कीम जो है ना, नो गवर्नमेंट स्कीम, वो उनकी मदद नहीं कर सकती। कोई भी सरकारी स्कीम ऐसी है ही नहीं जो इनकी मदद कर सके, इन कम्युनिटीज़ की। और कब? लंबे दौड़ में, लॉन्ग रन में,
समझ गए ना, आगे से 20-30 साल तक। और कह रहा है कैसे, कह रहा है अनलेस अगर ऐसा ना हो, अनलेस अगर ऐसा ना हो, और क्या ना हो, कि वो स्कीम उनकी हेल्प करे, हेल्प देम ओवरकम करने में, फतह पाने में, हराने में उस फंडामेंटल प्रॉब्लम को, बुनियादी समस्या को, जो है लैक ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी की, आर्थिक वाइबिलिटी की, आर्थिक फिजिबिलिटी की, अपने आउटपुट के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। इकोनॉमिक वाइबिलिटी क्या होती है? आपने 1 रुपये का सामान बनाया और 1.5 रुपये में बेचा, लेकिन अगर आपका सामान 1 रुपये में बने और 80 पैसे में बिके, तो क्या वो काम कर पाओगे आप लंबे दौर तक? इनके साथ यही समस्या है। ये जो सामान बनाते हैं ना अपने हाथ से, वो बहुत महंगा बनाते हैं। अगर वो सामान 1.5 रुपये का बेचें तो कोई लेने वाला नहीं है, और सस्ता बेचें, मशीन के सामान के बराबर रेट पे ले आएँ, तो वो उनका सामान घाटे में जाएगा। तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी की फंडामेंटल प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे हैं, और कोई गवर्नमेंट स्कीम इनकी मदद नहीं कर सकती जब तक वो इकोनॉमिक वाइबिलिटी पे इनको हेल्प ना करे। स्कीम की वर्ब है कैन हेल्प, इट की वर्ब है, इट की वर्ब है हेल्प्स। अनलेस का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो या अगर ऐसा ना हो। इस पे भी ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाइबिलिटी आप समझ गए, किसी चीज़ के लॉन्ग टर्म में टिकाऊ होने की क्वालिटी उसकी वाइबिलिटी कहलाती है। किसी बिजनेस की इकोनॉमिक वाइबिलिटी है उसका प्रॉफिट। कह रहा है मोर सीरियसली, इफ द स्कीम फेल्स टू ओपन अप न्यू मार्केट्स एंड सिंपली एक्सटेंड्स लोन टू दीज कम्युनिटीज इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग देयर वेलफेयर, इट रन्स द रिस्क। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है इससे भी सीरियस बात यह है कि अगर ये स्कीम नाकामयाब रहती है इनके लिए खोलने को, नए बाज़ारों को, नए मार्केट्स को, और खाली खाली सिंपली खाली पीली इनको एक्सटेंड करती है लोन्स, सिर्फ इनको पैसा देती है, कर्जा देती है इन समुदायों को, जुलाहों के, आर्टिसंस के। और क्यों देती है? इस चीज़ के नाम पे, इन द नेम ऑफ, इस नाम पे, और किस नाम पे? उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के, उनकी भलाई को बढ़ावा देने के। कह रहा सिर्फ इसी नाम पे इनको लोन बांटती है ना, बाकी कुछ नहीं करती है। तो ये स्कीम रन करती है एक रिस्क को, ये स्कीम एक जोखिम को उठाती है, और जोखिम का एक है वो आगे बता रहा है ऑफ लगा के, ऑफ लिविंग नॉट ओनली द इंटेंडेड बेनिफिशरीज बट ऑल्सो देयर फैमिलीज डीपर इन डेट। ये रिस्क है लीव कर देने का, छोड़ देने का, ना महज आपके इंटेंडेड बेनिफिशरी को, ऐसा आदमी जिसको आप बेनिफिशरी बनाने वाले थे, स्कीम का बेनिफिट देने वाले थे, जो इंटेंडेड था आपके हिसाब से, आपकी इंटेंशन थी, ना केवल उस आदमी को बल्कि उसके पूरे परिवार को लीव करती है बहुत गहरे से कर्ज में। आई बात समझ में? पैसा आया, पैसा खपाया, माल पहले भी नहीं बिक रहा था, माल आज भी नहीं बिक रहा था, तो आप तो उसको कर्जे में डाल दोगे स्कीम के जरिए। माल बिकवाओ ना, उसका कुछ सिखाओ उसको कि सस्ते में वो माल बना सके, मशीनों से compete करे। स्कीम की वर्ब है फेल्स पहली, दूसरी वर्ब है एक्सटेंड्स, स्कीम फेल्स टू ओपन अप न्यू मार्केट्स एंड स्कीम एक्सटेंड्स लोन्स टू दीज कम्युनिटीज। इट आया स्कीम के लिए, वर्ब है रन्स। व्हेन यू रन द रिस्क ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ का जोखम झेलते हैं, उठाते हैं, है ना। चलो, इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर, के नाम पर। इस फ्रेज को आप यूज़ होता हुआ देख सकते हैं रूटीन लाइफ में। जिंगोइस्ट इज अ पर्सन हु रिसोर्ट्स टू वायलेंस इन द नेम ऑफ नेशन और रिलीजन। एक कट्टरवादी या जिंगोइस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो उतर आता है हिंसा पे अपनी देश या अपने धर्म के नाम पे, इन द नेम ऑफ नेशन और रिलीजन, ठीक है। चलो और क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल्सो बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द intergenerational nature of knowledge dissemination in these communities, the scheme could end up leaving the next generation willy-nilly stuck for perpetuity। कितना प्यारा सेंटेंस बनाया इसने। कह रहा है आप सोच रहे हो कि इनका जो है, इनकी कला जो है इनके बच्चे सीखें। कह रहा है आप अगर ले करोगे स्ट्रेस को, अगर आप जोर डालोगे, स्ट्रेस को डालोगे इंटरजनरेशनल नॉलेज पे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नॉलेज के ट्रांसफ़र पे, नॉलेज के डिसेमिनेशन पे, इन कम्युनिटीज़ के अंदर, इन समुदायों के अंदर, तो आप जो है ना एंड अप हो जाओगे। आपकी स्कीम जो है इसी मुकाम पे एंड अप होगी, अराइव होगी फाइनली। और किस मुकाम पे? लीविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली निली स्टक, लीव करने की तरफ अगली पीढ़ी को बिना किसी ऑप्शन के फंसा हुआ, यानी स्टक। विली निली मतलब अपनी इच्छा के बिना, कुछ और काम नहीं है तो पापा जो करते थे वही मैं कर लूँगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को भी विली निली स्टक कर दोगे परपेचुटी के लिए, अनंत काल के लिए, इन दीज ट्रेडिशनल लो पेइंग ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स में, ऐसे व्यापारों में जो परंपरागत हैं, लो पेइंग है, जिनसे ज़्यादा पैसा नहीं निकलता। तो ये आप काम मत करो। ये मत बोलो कि कारपेंटर को कि तू अपने बच्चे को भी कारपेंटरी सिखा, वो उसका लड़का भी कारपेंटर बनेगा और जिसका पापा जो करता था वहीं उसका लड़का भी स्टक रहेगा, और जीवन अनंत काल तक उनका परिवार यही फंसा रहेगा। कह रहा है जी मैनी ऑफ विच
आर प्रैक्टिस्ड इन अ कास्ट स्ट्रेट जैकेट। कह रहा है ज़्यादातर ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं कास्ट के जंजाल में, जाति के स्ट्रेट जैकेट में। भाई कोई मोची है तो कास्ट से ही आपने उसको मोची बना रखा है, अब आप बोल रहे हो अपने लड़के को भी वही बना दे, तो वो कास्ट वाला और बिजनेस वाला जो है जंजाल जो है उनके परिवार में हमेशा चलता रहेगा। आपको ये बोलना चाहिए कि लड़के को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, है ना, ताकि वो इस धंधे से बाहर निकले। स्कीम की वो है कुड एंड अप। लेइंग स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, आपको जोर बिल्कुल नहीं देना है। इंटर जनरेशनल नॉलेज डिसेमिनेशन पे, आगे से आगे बच्चों को यही काम सिखाने पे। नॉलेज डिसेमिनेशन आप समझ गए, नॉलेज को स्प्रेड करना या फैलाना। एंड अप करना यानी इस मुकाम पे पहुंचना। एंड अप के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन अप लगी हुई है इसमें फ्रेजल वर्ब के अंदर। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या जीरंड का इस्तेमाल होता है। विली नीली मतलब जिसमें आपकी विल जो है नील है, कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो जो आपके पास कोई चारा ही नहीं है कुछ और, तो फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे ही आप विली नीली स्टक हो जाओगे। परपेचुटी मतलब फॉरएवर, अनंत काल के लिए, परमानेंटली। स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है एक पाबंदी या जंजाल जिसमें आप फंसे हुए हैं। ये बना कहाँ से वर्ड, यहाँ से बना है। ये देख रहे हो, अमेरिका में अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसी जैकेट पहना देते हैं उनको, फिर पकड़ के ले जाते हैं, हथकड़ी नहीं लगाते। अब इसमें वो पूरा पैक हो गया, देख रहे हो, हाथ पाँव सब उसके फंस गए, तो ये होती है स्ट्रेट जैकेट। तो ऐसे ही कास्ट की स्ट्रेट जैकेट में फंस गई तो लोग जो हैं नाई और मोची और आज भी जुलाए बने हुए हैं। चलिए, कह रहा है द विश्वकर्मा स्कीम इंक्लूड्स स्किलिंग प्रोग्राम्स दैट ऑफर अ नेशनल स्टाइपेंड एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्प टू परचेज मॉडर्न टूल्स। कह रहे स्कीम में स्किल प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं, कौशल्य वर्धन के, स्किल इन्हांसमेंट के जो है कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं, जो ऑफर करते हैं थोड़ा सा स्टाइपेंड, थोड़ा सा मेहनताना। आप वो कोर्स करो और थोड़ा पैसा भी सरकार देगी कोर्स के साथ साथ। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी जो है देते हैं परचेज करने के लिए अत्याधुनिक टूल्स को, मॉडर्न उपकरणों को। स्कीम की वो है इंक्लूड्स, दैट की वो है ऑफर, दैट आया है प्रोग्राम्स के लिए। कह रहे जी अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ दिस वेल इंटेंशन स्कीम विल हिंज ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है जी आखिर जाकर के अल्टीमेटली जो है सक्सेस जो है, जो कामयाबी जो है इस बहुत ही अच्छे इरादे की स्कीम की जो सरकार चला रही है, कह रहा है ये कामयाबी हिंज करेगी, ये कामयाबी डिपेंड करेगी, हिंज करना डिपेंड करना, और किस पे, इसके अमलीकरण पे, कैसे स्कीम को आप चलाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और कह रहा है एन एरिया वेयर द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू रोप इन प्रोफेशनल्स विद द नो हाउ एंड एंटरप्रेन्योर फ्लेयर। कह रहा है ये एक ऐसा एरिया है इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ पे गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम करेगी, वुड डू वेल करेगी, कि वो रोप इन कर ले, वो ले आए खींच करके प्रोफेशनल्स को जिनके पास नो हाउ है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, और जिन पे धंधा करने की कला है, ऑन्टरप्रेन्योरियल जो फ्लेयर है, फ्लेयर का मतलब है टैलेंट या स्टाइल, ऑन्टरप्रेन्योर मतलब जो जरूरी, जो जुड़ा हुआ हो किसी ठीक है ना, बिजनेस से, व्यापार से। और ये क्यों करेंगे, टू हेल्प द क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिसंस अपग्रेड देयर ऑफरिंग्स, ताकि वो हेल्प कर सकें इन कारीगरों को अपग्रेड करने में, एक दर्जा ऊपर लाने में अपनी ऑफरिंग्स को, अपने प्रोडक्ट्स को। और क्यों लाना है ऊपर, वो इसलिए लाना है टू केटर टू न्यू मार्केट्स एंड टैप फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो केटर कर सकें, सर्विस दे सकें नए बाज़ारों को, और टैप कर सकें, फ़ायदा उठा सकें नए मौक़ों का, अपॉर्चुनिटीज़ का। लंबा सेंटेंस है पर बहुत आसान है। बड़ी अच्छी स्कीम है सरकार की, वेल इंटेंशनड है, और सारा इसका सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड होगा कि आपने कितने प्रोफेशनल्स को स्कीम में बात करके स्कीम को बनाया, जिनके पास नॉलेज भी है और जिनके पास धंधा करने की कला भी है। और ये कला जो है इन प्रोफेशनल से हमारे कारीगरों तक जाए, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है उसको अपग्रेड कर सकें और नए बाज़ारों को खोज सकें और नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, उनको टैप कर सकें। सिंपल सेंटेंस, सक्सेस की वो है विल हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, फिक्स्ड है ऑन प्रेपोजिशन, इसको आप यूज़ या इसको आप मतलब ड्रॉप नहीं कर सकते हैं यहाँ से। एट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऑन ही आएगा इन तीनों वर्ड्स के बाद। गवर्नमेंट की वो है वुड डू, वुड डू विल का मतलब है आप बहुत अच्छा करेंगे इस काम को करके, वो वुड डू वेल टू रॉप इन। रॉप इन आप देख चुके हैं, किसी को अपने साथ में लेकर के आना है किसी काम को करने के लिए। रॉप से 3 इडियम्स और बनती हैं, आपको अच्छे से आनी चाहिए। शो द रोप्स, नो द रोप्स। नो द रोप्स का मतलब है एक्सपर्ट होना किसी काम में। शो द रोप्स का मतलब होता है किसी आदमी को ट्रेंड करना, उसको एक्सपर्ट बनाना। आप पहले नो द रोप्स, आप रोप्स को जानते हैं, फिर शो द रोप्स करके उस आदमी को भी अपनी कला को सिखाते हैं। और टू बी ऑन द रोप्स का मतलब होता है ब्रिंक ऑफ फेलियर पे होना, नाकामयाबी की कगार पे होना। अब मैं इनकी पूरी कहानी के अंदर नहीं जाऊंगा, वो ईडियम्स और फ्रेजेस के 15 पार्ट्स के अंदर कहानी कवर हो चुकी है,
चला लेना, वो सीरीज़ भी होम पेज पे रखी है, कहानी के साथ में हर ईडियम को बताया गया है। नो हाउ का मतलब होता है नॉलेज या एक्सपर्टीज़, आपकी मास्टरी। फ्लेयर होता है आपका स्टाइल, आपका टैलेंट, आपकी पनाश, है ना, पनाश। केटर करना, सर्विस देना, हमेशा ही अपने बाद में टू लेगा जिसको भी सर्विस देने वाले हो। टैप का मतलब होता है जी यूटिलाइज करना या किसी चीज़ का अच्छे से उपयोग करना। चलिए, अच्छा आर्टिकल, अब जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पैसेज के हिसाब से कौन सा पोटेंशियल इशू निकल करके आएगा अगर स्कीम खाली खाली फोकस करे लोन्स देने पे कारीगरों की कम्युनिटी को। खाली लोन देगी तो उससे क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होगा, कौन सा इशू राइज होगा। 4 इशू आपको बताए गए हैं, हिंदी में निकालो, बहुत आसान है, ये तो क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है। आंसर रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड पे आ जाओ, प्राइमरी कंसर्न क्या है, मुख्य चिंता क्या है इफेक्टिवनेस को लेकर के, असरदार होने को लेकर के पीएम विश्वकर्मा स्कीम के इस पैसेज के हिसाब से। सबसे बड़ी चिंता क्या है, इस स्कीम को क्यों आप असरदार नहीं देख पा रहे हैं। इसमें लैक ऑफ एक्सेस है अफोर्डेबल क्रेडिट तक, इसमें सस्ता लोन नहीं मिलेगा, या इसमें जो लोन मिलेगा वो इनएडिक्वेट होगा, या फिर इसमें नॉलेज डिसेमिनेशन पे इनसफिशिएंट फोकस होगा, या फिर इसमें ज़्यादा इंफोसिस होगा इंटरजेनरेशनल ट्रेड पे। इंटरजेनरेशनल ट्रेड पे देख लो क्या ऑप्शन आपको लग रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन आपको सही लगेंगे। टेक्निकली दोनों ही ऑलमोस्ट ठीक हैं, लेकिन एक कोई सही बनाना है जो बेटर होगा। मैं कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में हिंट भी डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से मैच कर लेना। थर्ड में रोप इन पूछा है आपसे, मीडियम, इसका मीनिंग बताना है, आपको आता ही होगा। टू बी ऑन द रोप्स, ये ईडियम भी आपको अभी करवाई थी, रस्सियों पे होना, इसका क्या मीनिंग है। पेनाश वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा है, तो 4 वर्ड्स हैं, निकाल लोगे आप सिनोनिम, मुझे भरोसा है पूरा आप पे। 6वें में पूछा है जी ऐसी चीज़ जो नई हो और इनोवेटिव हो अपने नेचर के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं। नोवेल बोलते हैं, नोबेल बोलते हैं, नोबल बोलते हैं, ठीक है, वही 3 वर्ड्स जो शुरू में करवाए थे। 7वें, 8वें, 9वें में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको यहाँ पे, दूसरी एरर आपको मिलेगी कहाँ गया, यहाँ पे। ये लाई ले वाला कॉन्सेप्ट आपको कल ही करवाया था, वही कॉन्सेप्ट आज फिर से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। तीसरी एरर मिलेगी आपको लेस्ट पे, लेस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट परसों करवाया था। वैसे तो मैं लिख करके लाया हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट, आपके इस नोट्स में भी पड़े हुए हैं, आप चेक करोगे ना, लेस्ट वाला भी मिलेगा, लाई ले वाला भी मिलेगा, लेकिन नहीं करवा रहे हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। आप अपनी इस वोकैब शीट को खोल के देख सकते हैं, टेलीग्राम पे शीट आपको मिलेगी, है ना। तो तीनों जो आंसर को निकालना है आपको, एरर्स को, और कमेंट्स में डालना है आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर है, वहाँ से मैच कर लेना। अगली क्लास से मुलाकात लेंगे। वेबसाइट को एक्सप्लोर करो जितना हो सके, खूब सारे क्विजेज, वोकैब, ग्रामर, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। yourenglishtutor.in, जाके आज ही एक्सप्लोर करें। अंटिल देन